सो वेलकम टू ऑल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 जो मोल कॉन्सेप्ट का है शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोलर मास क्या होता है। देखिए, हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरे लेक्चर यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, एवरेज एटॉमिक मास, और साथ ही साथ हमने आइसोटॉप्स की भी चर्चा की थी। लास्ट में हमने देखा था मोल क्या होता है, मोल कितना होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आता है इसे। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद आज हम सीखने वाले हैं भाई मोलर मास क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। इन ग्राम किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम, ये एक नया टर्म है, याद रखना। अगर कहीं पे ग्राम एटम लिखा हुआ है तो आप उसको 1 मोल समझना। ठीक है ना, 1 मोल सब्सटेंस या उसका मास, 1 मोल का मास। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ये बात समझ में आया? कोई बोल रहा है 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, उसका मास भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है कि भाई लैंग्वेज कैसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे x है, ये z होता है और ये होता है, तो नीचे होता है ये क्या होता है आपको पता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? z एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट में कितना प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और ये जो है ये है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो किसी एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर कितना होता है ऐड करने के बाद, वो ये होता है। तो कुछ लोग है ना मास नंबर और एटॉमिक, ये ग्राम एटम वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब भी एटॉमिक मास नंबर पूछेगा ना तो नंबर है, जस्ट लाइक 4 5 6, यानी वो ये बोल रहा है कि न्यूट्रॉन, अगर मान लेते हैं एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 13 दिया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 13 दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को मिलाकर कितने आ रहे हैं? 13 आ रहे हैं। मास एक्चुअल मास को रिप्रेजेंट नहीं करता है एटॉमिक मास नंबर, समझ में आया ना? ये सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े। चलिए, अब चलिए एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूले को यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत लोग इसको याद भी रखते हैं, आसान है। देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दिया रहे, ठीक है, और मोलर मास दिया रहे, तो नंबर ऑफ मोल्स दिया रहे और साथ ही साथ मोलर मास दिया रहे, एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो या कंपाउंड का हो, तो गिवन मास आ जाता है। गिवन मास या वेट हो जाता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। मास या वेट, एक्चुअली वेट जो होता है वो mg होता है। ठीक है, मास इंटू जी होता है, लेकिन केमिस्ट्री में उसको मास की तरह ही ट्रीट किया जाता है। टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा बहुत पुराना है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मास बोले या वेट बोले, मास ही समझना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू गिवन मास। ठीक है, एक्चुअली लोग कैसे याद रखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इस फॉर्मूले पे याद रखते हैं। गिवन मास या गिवन वेट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। रट्टा जैसा कोई चीज़ नहीं है, ये आता है और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर कहीं पे दिया हुआ है 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 16 ग्राम। समझे क्या? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बोलो
या ये इसी के इक्विवेलेंट होता है ना, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 15.99, लेकिन कैलकुलेशन के पर्पज से जनरली हम 16 यूज करेंगे। समझ में आया? ओके, हाइड्रोजन का 1 यूज करेंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे 1, जैसे यहाँ पे 3 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 3 मोल्स ऑफ हीलियम। अब देखिए 1 मोल हीलियम का कितना मास होता है 4 ग्राम होता है, तो 3 मोल का 3 × 4 मतलब हुआ 12 ग्राम। समझ में आ गया? ये जी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ GM लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक और बेहतरीन चीज हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए अगर यहाँ पे O2 एक मॉलिक्यूल है, जो कि आपको भी पता है, ऑक्सीजन गैस जो कि मॉलिक्यूल है, ठीक है। 1 मोल अगर लेता, देखिए 1 एटम, एक मॉलिक्यूल लेता हूं, 1 मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। 1, अगर मैंने ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल लिया तो इसमें क्या है 2 एटम है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। बात समझ में आया? बेहतरीन। अगर मैं 4 मॉलिक्यूल लेता हूं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे गैस ले लिया ये वाला, तो अगर देखिए एक मॉलिक्यूल लिया तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है ना, अगर मैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं तो 4 × 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। बात समझ में आई? उसी तरह अगर मैं 6.022 × 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल लेता हूं, ये वाला कितना लेता हूं, मॉलिक्यूल लेता हूं 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं, तो इसमें ऑक्सीजन एटम कितना आएगा, कितना आएगा, इतना × 2, डबल हो जा रहा है। देख रहे हो ना, एक मॉलिक्यूल ले रहे हो तो ऑक्सीजन एटम दुगुना है, 4 मॉलिक्यूल लिया तो ऑक्सीजन एटम 8 हो गया। उसी तरह अगर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 2, इतना एटम्स हो जाएगा। अब ये चीज देखकर एक बहुत सुंदर चीज हमारे दिमाग में आ सकता है, यानी कि 1 मोल अगर हम O2 गैस लेते हैं, ये 1 मोल ही है ना, तो हमारे पास देखिए 2 × 1 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। कुछ लोग को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, एकदम बेसिक से बताया ना ये। अब इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन समझते हैं इसको। आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन चीज हम जानने वाले हैं। हो सकता है आपको बहुत देर से, बहुत दिनों से ये कंफ्यूजन होगा कि आखिर ऐसे कैसे हो जाता है यार, ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब चीज समझते हैं बातों को। देखिए उसी तरह अगर मैं H2O की बात करूं, है ना, अगर 1 मॉलिक्यूल H2O लेता हूं तो आपको तो पता है 2 एटम किसका होगा, 2 एटम किसका होगा, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से समझना, अगर एक मॉलिक्यूल H2O का लिया तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर मैंने 6 मतलब ऐसे ही बोल देता हूं 4 लिया, चलो 4 नहीं 5 लिया, 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिया, तो 5 मॉलिक्यूल लिया यानी 5 × 2 5 × 2 मतलब क्या हो गया 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा एंड प्लस कौन सा 5 एटम, हाँ
5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। मैं एटम की बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं 1 मोल ऑफ H2O लेता हूं, H2O कितना ले रहा हूं, 1 मोल ले रहा हूं, तो 1 इंटू 2 समझ में आया ना, यानी 2 मोल कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, एटम, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 अगर मैं लेता हूं ये मॉलिक्यूल, तो उतना में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइड्रोजन और 1 ही मल्टीप्लाई होगा क्या, ऑक्सीजन एटम। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब चलिए इस चीज को समझते हैं। अगर कोई आदमी H2SO4 4 मोल ले रहा है, 4 मोल ले रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ, 4 मोल ले रहा है, इसका मतलब हुआ 8 मोल हाइड्रोजन एटम, समझे कि नहीं, 4 मोल सल्फर एटम, और साथ ही साथ 4 इंटू 4 16 मोल ऑक्सीजन एटम। अगर प्रीवियस 2 एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया है तो उसी बेसिस पे आप ये डिड्यूस कर सकते हो कि इस टाइप से अगर कोई दिया हुआ है, अगर ये 1 मोल है, कितना मोल है, 1 मोल है, इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल सल्फर एटम है और 4 मोल क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। देखो अगर कोई ऐसे ही दिया हुआ है H2SO4, समझे क्या, और वो बोले कि इसमें O2 कितना मोल है, O2 कितना मोल है, 4 मोल दे दिया, 4 मोल्स क्या है, H2SO4। अब देखना यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। अगर मैं 1 मोल यूज करता तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम मिलते, 4 मोल यूज कर रहा हूं मतलब 8 मोल हाइड्रोजन एटम हमारे पास मिलेंगे। तो हाइड्रोजन जितने एटम मिलेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाएगा, H2 गैस, यानी 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 मोल्स H2 गैस हो जाएगा। तो ये भी निकाल सकते हैं, समझ में आया। कोई आदमी अगर ये पूछे कि यहाँ पे ऑक्सीजन O2 गैस कितना मोल होगा, अगर हमने 4 मोल यूज किया है तो ठीक है, चार 1 मोल में हमें 4 मोल मिल रहा है, क्या 1 मोल H2SO4 में हमें 4 मोल ऑक्सीजन एटम मिलेगा, और यहाँ पे 4 मोल में एटम कितना मिलेगा, 4 इंटू 4 मतलब 16 मोल्स एटम मिलेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो मतलब 8 मोल्स O2 गैस मिलेगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कोई अगर 2.5 मोल्स ले रहा है, मतलब 2.5 मोल्स कैल्शियम है, 2.5 मोल कार्बन है और 2.5 इंटू 3 उतना मोल क्या है, ऑक्सीजन एटम है। फिर अगर ऑक्सीजन गैस की बात आई तो 2.5 इंटू 3 ये तो एटम आ गया ना, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो तो इतना गैस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों ऐसे आता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको आता भी होगा, अगर नहीं आता है तो इसको आप समझ लें। 1 ग्राम एटम चर्चा कर लिया गया है, ये 1 ग्राम एटम अगर कहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अब इसका क्या मतलब होता है भैया, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, समझे। जैसे अब आप एग्जांपल के देखिए, O2, 1 मोल O2 अगर मैं लेता हूं ना तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, मतलब 1 मोल ऑफ O2 गैस लेता हूं या 1 ग्राम मॉलिक्यूल O2 लेता हूं तो 2 ग्राम एटम किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आया। अगर 1 ग्राम
आयन दे दे, मतलब 1 मोल ऑफ आयन ये हो जाएगा। आयन मतलब कहीं नहीं रहता है, जैसे Na+ हो गया, आयन है ना। आयन क्या होता है? कैटायन, एनायन। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, सोडियम में क्या था? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, किसी किसी पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, ये भी आपको पता है। तो हम इसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर 1 ग्राम एटम दिया है मतलब 1 मोल ऑफ एटम की बात हो रही है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया है मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही है। यहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। 1 ग्राम अगर आयन दिया हुआ है मतलब 1 मोल ऑफ आयन की बात हो रही है। तो इस टर्म से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसको दिमाग में रख लो अच्छे से, बार बार यूज में आने वाला है ये। तो वहां पे मत बोलना अरे यार ये तो 1 ग्राम एटम मतलब एटम का 1 ग्राम वाला है क्या? अरे नहीं, 1 ग्राम एटम इज द टर्म विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई 1 मोल ऑफ एटम। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मोल, सच में हम मोल पढ़ रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है और हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है आपके सामने, आई होप आपसे बन जाना चाहिए। ट्राई कीजिए, सोचिए और इसको आराम से बनाइए। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन तो पता ही है, हाँ, इन 4 मोल्स ऑफ H2O। H2O के 4 मोल में कितना न्यूट्रॉन होता है ये आपको निकालना है। वीडियो को पॉज कीजिए और आपको 2 मिनट, 1 मिनट लेना है, 1 से 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। H2O, अगर मैं H2O की बात करूं, H2O वाटर, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। एक एटम, सॉरी, 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। तो H2O के 1 मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं क्या? नहीं भैया। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है? हाँ होता है। इसका एटॉमिक, जैसे 16 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है, जिसमें 8 क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। 8 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन 8 न्यूट्रॉन्स। ध्यान से देखिए, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल H2O कितना? 8 न्यूट्रॉन, है कि नहीं? अब देखिए 4 मोल की बात हो रही है, मतलब 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल्स। तो सिंपली क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1 में 8 है तो इतना में कितना है? तो 8 इंटू इतना, 8 इंटू 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये तो एवोगाड्रो नंबर है। तो 8 और 4 32 Na किसको रिप्रेजेंट करता है? Na रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल है कि नहीं? आसान था। चलिए, लेकिन याद रखिए हाइड्रोजन में कोई, हाइड्रोजन जो होता है ना, ऐसे H2 दिया रहे तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगर कहीं पे D2O दिया रहे, कहीं पे T2O दिया रहे, तो ये ड्यूटेरियम है, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है D में, तो टोटल 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और इसका 8 10 आ जाएगा। अगर T2O दिए, ट्रिटियम है ये, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है 1 में, तो चूंकि 2 है तो 2 2 4 हो गया और 8 12 हो गया, तो 1 में 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा T2O में। 1 में यहाँ पे 10 हो जाएगा और इसमें 8 ही रहेगा। समझ में आया? आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको भी आप ट्राई कीजिए। तो चलिए आपके सामने एक बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन है, वी हैव अ सैंपल ऑफ 90 ग्राम H2O, ठीक है। H2O वाटर जो है 90 ग्राम है और आपको कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स इन H2O मॉलिक्यूल। कितने मोल H2O है? 90 ग्राम सैंपल में H2O जो है कितना मोल है? H2O मॉलिक्यूल कितना मोल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, उसमें ऑक्सीजन एटम कितना मोल है? फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना
है ना, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसका नंबर ऑफ मोल बताना है, और फाइनली आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटोन, इसमें प्रोटोन कितना मोल है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके 2 से 3 मिनट टाइम लेना है, खटाखट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ओके, तो चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए 90 ग्राम H2O, H2O का मोलर मास क्या होता है, 2 × 1 + 16, मतलब हो जाएगा 18 ग्राम। एक मोल H2O अगर आपके पास है तो उसका मास कितना होगा, 18 ग्राम होगा। इसका मतलब सिंपली 90 बाई मतलब 18 × x, ठीक है, इतना मोल कितना हो जाना चाहिए, 90 हो जाना चाहिए, तो हो गया ना 5 मोल। सिंपल है, 5 Na लिख देता हूँ, कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। मतलब 5 मोल H2O हो गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखिए 1 मोल H2O में 1 मोल ऑक्सीजन एटम आएगा, हमने ये तो समझ लिया है। तो 5 मोल H2O में तो 5 मोल आएगा, ये भी हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 5 मोल, सेम आंसर। अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देखिए हाइड्रोजन अगर एटम की बात करूं, अगर 1 मोल H2O होता है तो 2 मोल आएगा हाइड्रोजन एटम, मतलब 4 मोल कितना, सॉरी 5 मोल H2O है, 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन एटम आएगा, 5 मोल H2O में 5 × 10, 10 मोल हाइड्रोजन एटम आएगा। लेकिन हमें किसकी बात करनी है, H2 मॉलिक्यूल की, तो 10/2 5, इसका भी आ जाएगा 5। सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटोन, अब देखिए भैया सबसे पहले देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटोन कितना आने वाला है। ये हाइड्रोजन एक प्रोटोन होता है एक हाइड्रोजन एटम में, यानी 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 प्रोटोन आ जाएगा, तो 2 प्रोटोन प्लस ऑक्सीजन में 8 प्रोटोन होता है, 8 प्रोटोन, मतलब H2O के एक मॉलिक्यूल में, H2O के एक मॉलिक्यूल में आपके पास 10 क्या है, प्रोटोन है, 10 प्रोटोन है। तो आपके पास ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 मोल्स हैं, तो 5 × 10 कर दो, सीधी बात है, 5 × मतलब 50 मोल्स आपको क्या मिलेंगे, प्रोटोन मिल जाएगा। इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, तो आप इसको ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आप इसको लिख लीजिए। अब आपके सामने बहुत ही चिंदी सा सवाल है, आप इसको ट्राई कीजिए और इसको एकदम 30 सेकेंड में बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वी हैव 40 ग्राम CO3 2-, ये कार्बोनेट आयन है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पहले आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। 40 ग्राम सैंपल है CO3 2- का। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है। सबसे पहले मुझे देखना होगा कि भाई इसका मोलर जो है, इसका मोलर वेट क्या होगा या मोलर मास क्या होगा। तो क्या होगा, 12 + 16 × 3, 12 + 16 × 3 मतलब कितना हो गया, 42, 50, 60 ग्राम हो गया। तो ये जो 40 ग्राम सैंपल लिया गया है, तो आपको तो पता है नंबर ऑफ मोल्स, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वो होता है गिवन मास अपन मोलर मास होता है। समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं, 1 मिनट। यस, ठीक है, गिवन मास अपन मोलर मास होता है। तो गिवन मास 40 है, मोलर मास 60 है, तो मतलब इसको अगर काटते हैं तो 2/3 आ जाएगा। मतलब हमारे पास टोटल क्या आ गया, 2/3 Na आ गया, है ना, 2/3 मोल्स सैंपल आ गया इसका। अब देखिए एक एटम, एक मॉलिक्यूल में देखिए, मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर सॉल्व करने की बारी आई तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समझे क्या, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा,
बहुत सुंदर। ऑक्सीजन में कितना होता है? 8 होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 3 है, तो 24 हो जाएगा। और 2 और इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस चार्ज है ना, तो किसी से लिया होगा, और कितना लिया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक मॉलिक्यूल में है। कितना मॉलिक्यूल है? 2/3 Na। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू Na का क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इतना मॉल इंटू एक एटम में। इतना हमारे पास एटम है टोटल, सॉरी एटम नहीं बोलेंगे, इतना मॉलिक्यूल है हमारे पास, है ना, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो इतना इंटू 32 जो भी आएगा यही आंसर आएगा। इतना इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे एक मॉलिक्यूल में। कितने मिले? 32 इलेक्ट्रॉन्स मिले ना, तो 2/3 मोल्स में हमें मिलेंगे 2/3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 32। आई होप आपको ये समझ में आ गया, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़े, अब आइडियल गैस को समझ लेते हैं। देखिए आइडियल गैस के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिलेगा जब आप केमिस्ट्री में गैस स्टेट पढ़ेंगे या फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ओवरलुक देख लेते हैं कि भाई होता क्या है। इसके उतने डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, बस ये जानिए कि आइडियल गैस एक टाइप का गैस होता है जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 माना जाता है, ठीक है। और उनका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना वो हार्ड इलास्टिक कंसीडर किया जाता है, और उनमें कोलिजन जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। अगर मैं यहाँ ज़्यादा जानकारी दूँ तो ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बस ये जानते हैं कि आइडियल गैस एक टाइप का गैस है जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करता है, PV = nRT, और इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। समझ में आया? अब ये P क्या है, V क्या है, nRT क्या है। देखिए P जो है ना ये प्रेशर है। P क्या है? प्रेशर है। किसका प्रेशर? गैस का प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम है। T क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर है। और N क्या है? मोल है। R जो है ये गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे जैसे Gm1m2/r² फोर्स होता है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज होता है ना। अब यहाँ पे G क्या है? ये कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻11, और वो यूनिवर्सल गैसियस यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये वाला। तो उसी टाइप का ये भी एक कांस्टेंट है जिसका अलग अलग वैल्यू होता है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 8.3 SI यूनिट में होता है। लिख ही देता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी का आता है, तो जूल लिख देंगे, जूल पर, और जूल इसका यूनिट है ना पर मोल पर केल्विन, अगर SI यूनिट में बात होगी, ठीक है। अगर आप ATM लीटर में बात करेंगे, देखिए प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप जानते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखिए अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर अप्लाई करता है, कहाँ पे? एट द सी लेवल, जो कि 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी लेवल को रेज कर सके। अगर बात तब है यहाँ पे, और इसमें यहाँ से सब एयर जो है खाली कर दिया, ये मर्क्यूरी ही मर्क्यूरी है इसमें, और यहाँ से एक पाइप डाला टेस्ट ट्यूब, लेकिन इसमें एयर नहीं है। तो जब डाला ना तो मर्क्यूरी कितना लेवल जाता है? उस लेवल से 76 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, समझे क्या? जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल बोलो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो। तो ये जो प्रेशर होता है ना इतने अमाउंट का, इसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो समझ में आया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। इसके बारे में हम उतना डिटेल में यहाँ पे नहीं जाने वाले, समय आएगा तो मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। आप समझ गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो उसी टाइप से ये भी एक प्रेशर है। तो
अगर इस प्रेशर को, जो भी प्रेशर कोई भी ऑब्जेक्ट लगा, जो भी गैस जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है किसी वॉल पे, तो उसको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में ले लें, एटीएम में ले लें और वॉल्यूम को लीटर में ले लें, तो जो आर का जो वैल्यू हो जाता है वो 0.082 प्रेशर एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, पर मोल पर केल्विन। केल्विन, हाँ, टेम्परेचर को हमेशा ऐसा यूनिट में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे भैया, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और एक और होता है टू, जैसे जूल। जूल क्या है? एनर्जी का यूनिट है। उसी तरह कैलोरी भी क्या है? एनर्जी का यूनिट है। तो जब कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको तो पता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो 4.2 इंटू देखिए 8.4 ऑलमोस्ट आ जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये अलग अलग यूनिट में अलग अलग ऐसे याद रखेंगे। कभी कभी 8.3 को 25/3 भी हम डायरेक्टली लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी आ जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, इस चीज़ को समझना है कि भाई कभी भूले नहीं, समझे? इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। चलिए, अब यहाँ पे P जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, N मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए कहीं कोई एक सिस्टम है, कोई एक मतलब बलून है, तो उसमें गैस क्या है? मोल्स। जितना कितना अमाउंट ऑफ गैसेज है उनको हम किस में मेजर करेंगे? मोल में। ठीक है, उसके बाद में इसका टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है। तो ये जो है ना, अगर मान लो आपके पास प्रेशर पता हो, वॉल्यूम पता है, मोल पता है, तो आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। समझे क्या? कोई भी 3 पता है तो बाकी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आर तो पहले से ही पता है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, और इसका कैसे यूज मतलब करते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा वो भी चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखने के पहले एक छोटा सा और चीज़ देख लेते हैं कि मान लेते हैं किसी सिस्टम में, किसी कमरे में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, समझे क्या? प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बशर्ते कि गैस जो है, जो मोल्स हैं एंड टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल भी बोल सकते हो जनरली, अब मोल्स तो है कांस्टेंट ही रहता है इन जनरल। तो मोल और टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। मतलब कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ रहे हो? अब देखो ना, यहाँ पे अगर मान लो ये बलून है, ठीक है, अब यहाँ से गैस का अमाउंट उतना ही है, इतना ही गैस का अमाउंट है। अब इस वॉल्यूम को दुगुना कर दिया तो गैस का अमाउंट तो उतना ही है ना, लेकिन अब जगह जो है और ज़्यादा बढ़ गया, तो अब उतना प्रेशर नहीं लगेगा जितना पहले से ये गैस इस वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था। ठीक है, उससे कम करेगा इस पे। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये जो है ये एक लॉ है और इस लॉ को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? बॉयल्स लॉ। देखिए, बॉइलिंग टाइप का, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अच्छा, हाँ, होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जस्ट फॉर रिमेंबर, है ना। तो बॉयल्स लॉ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट पे बात होती है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। अब देखो, प्रेशर से मतलब कि भाई मान लो पेट वाला प्रेशर है, तो इसको चार्ल्स लॉ बोलते हैं। चार्ल्स लॉ, चाल खराब हो जाता है ना बॉडी का, थोड़ा फनी है, लेकिन याद करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, वो कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, एक और ट्रिक बताऊंगा जो कि सब एक साथ ही याद हो जाएगा। एट कांस्टेंट
वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। इसको बोलते हैं गे-लुसाक लॉ, इसको बोलते हैं गे-लुसाक लॉ, ठीक है। लास्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो देखिए इन जनरली मोल्स तो कांस्टेंट ही रहता था, लेकिन इस बार हमने मोल को वेरी कराया। लेकिन याद रहे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और साथ ही साथ प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा, तब जो होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स हो जाता है, ठीक। इसी को बोलते हैं एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। अब इन सब को आप कंबाइन करो तो देखो, जब सबको कंबाइन करेंगे, अब जब सबको कंबाइन करेंगे तो PV इक्वल टू nRT ऐसे आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं। अब उल्टा सोचिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और मोल भी कांस्टेंट रखा, तो ये और ये कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा मतलब मोल भी कांस्टेंट रहता है उसके साथ साथ, तो ये कांस्टेंट रहा, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। कांस्टेंट बाई वॉल्यूम आ जाएगा, कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी लाते हैं, यानी प्रोपोर्शनलिटी लाने के लिए कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह से आप सबको याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं ये भी बताया था कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM जो है जिसको हम बोलते हैं वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल बोलो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो। इसमें जो रिफरेंस लिया जाता है वो 76 सेंटीमीटर HG, हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर HG। मतलब यहाँ अगर मेरे हाथ पे 76 सेंटीमीटर HG रख दूँ तो वो जितना मेरे हाथ पे प्रेशर, सिर्फ उसके चलते जो मेरे हाथ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, वो उसी को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं। तो उसके बाद में एक आता है 1 बार, इसको भी लेकर कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो वो एग्जैक्टली, अब देखिए कैलकुलेशन पर्पज से 1.013 इंटू 10⁵ उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए 1 बार लाया गया भाई कि ये सिर्फ 10⁵ पास्कल को कंसीडर किया जाएगा। और ये जो आता है ना, ये आ जाता है ऑलमोस्ट 75 सेंटीमीटर ऑफ HG आ जाता है, समझे कि नहीं। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे 1 जो बार होगा वो कितना हो जाएगा, अगर आप 1 बार करते हैं, इसको डिवाइड कीजिए 1 ATM, हाँ तो 1 बार होता है 0.987 ATM हो जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁵ चला जाएगा, तो 1 ATM अपन 1 बार इक्वल टू 1.013, तो यानी 1 ATM इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो 1 ATM इक्वल टू 1.013 बार, समझे कि नहीं। तो ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, एक्चुअली आइडियल गैस है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन। प्रेशर दिया हुआ है, मोल्स ऑफ द गैस दिया हुआ है एंड टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना है गैस का, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 मिनट टाइम मैं देता हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है भाई, हम इक्वेशन यूज करेंगे PV इक्वल टू nRT, है ना। वॉल्यूम फाइंड करना है यानी कि nRT बाई P हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर जो दिया हुआ है ATM में दिया हुआ है, तो R जो है आपको पता है ना 0.082 ATM लीटर पर यहाँ पे मोल पर केल्विन ये यूज होता है। यानी कि R का ये वाला वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 0.082, तो उसमें जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आने वाला है, ठीक है, समझ में आया। तो ऑब्वियस सी बात है, मोल दिया हुआ है 1
आर का वैल्यू 0.082 रख दूंगा और टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही रखेंगे 273 अपन प्रेशर एटीएम में रखूंगा जो कि 1 हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आंसर जो आएगा वो 22.4 लीटर के अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे 1 मोल जो गैस है ना, क्या मैंने ये बताया क्या कि कौन सा गैस है? नहीं ने बताया। क्या मैंने बोला क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है? नहीं बोला। तो यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। मतलब चाहे कोई भी गैस हो, चाहे कोई भी गैस हो, अगर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन पे है तो वो हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया यहाँ से। एकदम इसको ध्यान में रखना है, इसको रट लेना है, इसको दिमाग में रखना है। जो भी करो बस ये पता होना चाहिए। समझ में आया ना? आगे बढ़े क्या? हाँ, अब यहाँ से जो हम डिड्यूस करते हैं वो एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट डिड्यूस करते हैं। याद है जब हमने केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ा था तो वहाँ पे 5 हमने लॉ पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जिसमें कि हमने 3 को एक्सप्लेन किया था और बाकी 2 को बताया था कि बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ से एवोगाड्रोस लॉ आ जाता है। ठीक है, अब एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है, चलिए उसको सीख लेते हैं। हाँ, तो हम देख लेते हैं एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है। देखिए एवोगाड्रो लॉ की अगर बात कहूँ तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितना भी गैस हो, कोई भी गैसेस हो, अगर उसका वॉल्यूम इक्वल ले लिया और साथ ही साथ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर सेम हो जाए, प्रेशर भी सेम हो जाए, तो उस केस में कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल का जो अमाउंट होगा वो इक्वल नंबर होगा। मतलब मोल भी इक्वल बोल सकते हैं। वेरी गुड। अब देखिए इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गैस ए है और ये गैस बी है, ठीक है, तो इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। यहाँ पे अलग अलग गैस है, ये कोई और गैस है, ये कोई और गैस है। यहाँ पे टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, साथ ही साथ प्रेशर भी सेम है। लेकिन एक बात यहाँ पे है, यहाँ पे गैस ए का जो एक मॉलिक्यूल का मास है और गैस बी का जो एक मॉलिक्यूल का मास है वो अलग अलग है। यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं मास ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ 2। समझ में आ गया? लेकिन नंबर सेम हो गए। अब आप कहोगे कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल प्रूफ है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो यहाँ आपको तो पता है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, मान लेते हैं ये N1 है, सॉरी N2 है और ये क्या है, N1 है। तो N1 अगर मैं बात करूं तो N1 क्या हो जाएगा, P1 V1 अपन R T1। N2 क्या हो जाएगा, P2 V2 अपन R T2। अरे भाई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों में सेम ही है ना, तो ऑब्वियसली बात है R तो सबके लिए वही रहता है। जब ये तीनों दोनों में कॉमन है तो N1 और N2 क्या होगा, सेम ही आएगा। N1 और N2 मतलब मोल्स क्या है, सेम ही आने वाला है। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस B। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। समझ में आ गया? चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो आप लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वहां पढ़े थे ना, तो वहां पे अगर आपने पेज छोड़ा होगा तो इस चीज को आप अच्छे से लिख सकते हो, नहीं तो इसको रेफर कर सकते हो वहां से यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था ताकि ये जब हम सीख लेते ना तब हम पढ़ते, लेकिन वहां तो नहीं सीखे थे, दैट्स वाई हमने यहां पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसके लिए जो मॉलिक्यूल का नंबर है वो सेम आता है, वो चाहे कोई भी गैस हो। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए एक पॉइंट को समझते हैं जिसको लेकर लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है, और वो है एनटीपी एंड एसटीपी। देखिए एनटीपी और एसटीपी को लेकर लोग काफी कंफ्यूज में रहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग डेटा दिया रहता है। ठीक है, सारा कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए भैया एनटीपी क्या होता है। फुल फॉर्म की बात करूं तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है एनटीपी का फुल फॉर्म? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अगर एसटीपी की बात करूं तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
देखिए फर्क क्या है दोनों में, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है और वो समझने की बात है। देखिए अगर मैं एनटीपी की बात करूं तो इसकी जो चर्चा होती है ये प्रेशर जो लिया जाता है, सॉरी हाँ, टेम्परेचर जो लिया जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या आप 273.15 केल्विन बोल दो, या 273 केल्विन भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेशर जो लिया जाता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है, 1 ATM, याद रहे कितना लिया जाता है, 1 ATM। तो 1 ATM आपको पता है 1.013 × 10⁵ पास्कल बोलो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये डेटा जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलो या एनटीपी की बात हो गई, ठीक है। जो दूसरा जो आया ये एसटीपी है, और एसटीपी क्या है वो समझ लेते हैं। एसटीपी या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर वहीं का वहीं रहने वाला है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 273.15 केल्विन बोल दो, सेम बात, कोई दिक्कत नहीं। बस फर्क कहाँ आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। यहाँ पे प्रेशर जो लिया जाता है ये वो 1 बार लिया जाता है, आपको पता है 1 बार मतलब 0.987 ATM, समझे कि नहीं। यानी कि आप ये भी 10⁵ पास्कल ये भी आप जानते हो, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझे क्या। बस एक चीज का फर्क है, एक में प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दूसरे में जो प्रेशर होता है 1 बार होता है। कैलकुलेशन के लिए अगर मैं बोलूं तो 1.013 × 10⁵ पास्कल एक में होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में होता है 1 बार, जिसको हम 10⁵ पास्कल बोलते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे से, ठीक है। तो जब भी बोले, अब देखिए कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, N = PV सॉरी RT वॉल्यूम निकाला था ना, वॉल्यूम RT nRT/P यही निकाला था ना। 1 मोल कोई भी गैस हो अगर टेम्परेचर दे दे 273 केल्विन के पास थी था ना, और 1 मोल का, और प्रेशर क्या था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो किसको मतलब रिप्रेजेंट करेगा, एनटीपी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वहां पे 1 मोल जो गैस है वो 22.4 वॉल्यूम, सॉरी 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर 1 मोल गैस है, टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो गैस है ना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अगर आप इसको चेंज कर देते हो, आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लाते हो, तो मोल तो वही रहेगा, आर भी वही रहेगा, टेम्परेचर भी वही रहेगा, प्रेशर थोड़ा सा चेंज आएगा। आप वहां पे ये लेते थे 10⁵ 1.01, यहाँ पे 1 × 10⁵, तो ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोले या नॉर्मल टेम्परेचर बोले, स्टैंडर्ड एनटीपी बोले या एसटीपी बोले, हमें 1 मोल जो गैस होता है ना उसको ऐसा बोलेंगे कि वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा हमें कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही मानना है, समझ में आ गया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई दोनों में क्या जो भी स्लाइटली डिफरेंस है वो क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए भाई यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ गैस ऑफ 560 लीटर, वॉल्यूम कितना है 560 लीटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन 8.2 लीटर टू 1 लीटर एंड 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 5.6 लीटर ऑफ H2 गैस एट एनटीपी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। टाइम जो है इसमें लगेगा 2 मिनट, 1 मिनट, इसमें 2 मिनट, 2 1 3 2 5, 5 से 7 मिनट में आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ गैस ऑफ 560 लीटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 273 केल्विन। जब भी आए ना तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। कौन सा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना, ये होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट 273 केल्विन एंड 270 टेम्परेचर 273 एट 1 atm। इसको डिवाइड कर देना है 22.4 से, क्योंकि रिफरेंस यही है ना। हाँ, ये कुछ लोग फॉर्मूला याद करते हैं तो आप भी याद कर लो। अगर मान लो दुगुना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो 2 मोल आ जाएगा, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो 1 मोल आ जाएगा, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाला जाता है, समझे क्या? 270, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है भाई, बार बार यूज में आने वाला है, दैट्स वाई इसको आप याद ही कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार मार दिया, आप इसको याद कर लो। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज का अगर मैं यूज करूं इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि 560 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है ना, और 1 लीटर का कितना होता है 22.4। तो 25 दूना 50, 25, हाँ, तो ये जो है ना कट 25 आ जा रहा है, 25 मोल्स आ जा रहा है। तो हो गया, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ गैस, कितना हो गया 25 मोल्स आ गया। तो सिंपल है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन 8.21 लीटर। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 8.2 लीटर। ओके, और यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे टेम्परेचर जो 127 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, मतलब वो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। अभी जो बताया था ना, वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तभी वैलिड है जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 1 atm हो और टेम्परेचर कितना हो 273 केल्विन हो। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक जो फॉर्मूला है PV = nRT, ये यूज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है वहां पे केल्विन में होता है, याद रहे। तो यहाँ पे तो डिग्री सेल्सियस दिया है 127, इसको केल्विन में बदल दो तो ये हो जाएगा 3 4 400 केल्विन हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब देखिए भैया, केल्विन में चेंज कर दिया, ये 8.21 लीटर हो गया। तो R का जो यूज करेंगे वो 0.0821 ये वाला यूज करेंगे, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, चालाकी से, क्योंकि लीटर आ रहा है ना वॉल्यूम में, दैट्स वाई। तो उस हिसाब से प्रेशर भी किस में रखेंगे, ATM में रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेरिक 4 ATM दिया हुआ है। बस सारे डेटा आपके सामने हैं, इसमें डाल दीजिए। निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोल्स निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात PV/RT आ जाएगा। प्रेशर कितना है 4 आ जाएगा। वॉल्यूम कितना है 8.21 अपॉन R 0.0821 इंटू टेम्परेचर 400। समझे क्या? बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए भाई, 821 मतलब 10⁻⁻2 इसको कर दिया, और यहाँ 821 मतलब 10⁻⁻4 यहाँ कर दिया। तो ये भी 821 नीचे बन गया, ये भी 821 बन गया, खत्म। अब ये -4 क्रिएट किया तो 2 शून्य से ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, 10⁻⁻2 10⁻⁻2 चला गया, 4 से 4 चला गया, क्या बचा 1 मोल बचा। तो बहुत ही सिंपल है, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका आया होगा, ठीक है ना, याद रहे भाई। ये स्टैंडर्ड है 1 ATM 273 केल्विन, उसके लिए 22.4 लीटर आता है, और वो फॉर्मूला जो बताया था हमेशा उसके लिए लागू होता है। बाकी सबके लिए PV = nRT सिंपल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 5.6 लीटर ऑफ H2 एट NTP। हाँ, ये तो ठीक है ना, NTP तो 22.4, ये क्या होता है मोल्स, यहाँ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब 5.6, यही तो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 1/4 मोल आ गया, तो 1/4 मोल आ गया। अब देखिए H2 में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1
अगर एक मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 हैज 2 प्रोटॉन, आपके पास 1/4 Na इतना मॉलिक्यूल है, तो इतना कितना हो जाएगा 2 × 1/4 × Na को लिख दो 6.022 × 10⁻23, 2 चला गया, मतलब 3.011 × 10⁻23 इतना प्रोटॉन आ जाएगा आपके पास। कितना सिंपल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये क्या है? गेल-लुसाक ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने वहां पे इसको नहीं डिस्कस किया था। ठीक है, अब वो टाइम आ चुका है जब इसको डिस्कस भी करेंगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, ये क्या बोलता है? गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो गैसेस कंबाइन होंगे। ठीक है, दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो होता है ना जिसमें वो कंबाइन होते हैं वो वेरी सिंपल रेशियो में होता है, प्रोवाइडेड, लेकिन एक कंडीशन है भैया। कंडीशन क्या है कि वो जो होना चाहिए ना, ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो हो रहा होता है प्रोसेस ना, उसमें जो गैसेस हम लिए रहते हैं वो उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। मतलब ये कि देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलते हैं तो H2O बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि टू वॉल्यूम लेते हैं, 2 यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, 2 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि 2 यहाँ पे 2 मीटर क्यूब भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, 2 लीटर भी ले सकते हैं और 2 डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। जो भी लेना हो लो। अगर ये 2 यूनिट लेते हो और उसी यूनिट में ये 1 यूनिट लेते हो, 1 यूनिट वॉल्यूम में लेते हो, है ना, ये 2 यूनिट वॉल्यूम में लेते हो, ये 1 यूनिट वॉल्यूम में लेते हो। ठीक है, तो आपको जो पानी जो मिलेगा ना, ये भी 1 यूनिट वॉल्यूम में मिलेगा, 1 यूनिट वॉल्यूम में मिलेगा। क्या मतलब है इसका? मतलब कि अगर आपने हाइड्रोजन जो ये लिया ना, 2 लीटर लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 लीटर लिया और ये कंप्लीटली कंबाइन होकर पानी यानी वाटर का फॉर्म किया, तो ये जो है ना, ये 1 लीटर ही वाटर आएगा। समझे? देखिए सिंपल रेशियो में 2 1 1, जो भी वॉल्यूम कंबाइन हो रहे हैं, देखो ना 2 1 में हो बना तो 2 1 1, कंबाइन का बोले तो 2 1। अगर ये 2 सेंटीमीटर क्यूब आप लेते हो वॉल्यूम किसका? हाइड्रोजन का लेते हो, और आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हो किसका? ऑक्सीजन का, तो जो पानी बनेगा ना उसका वॉल्यूम पता है कितना होगा? वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसका मतलब यही हुआ। समझ में आया? चलिए, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है कि ये बन जाए। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। ठीक है, अगर नहीं बनता है 2 या 3 ट्राई में तो आप इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैं बनाता हूँ उसको देख सकते हैं। तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, 5-7 मिनट जो भी टाइम लगे आप इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या है? एयर कंटेंट 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। ठीक है, अच्छी बात है। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कंप्लीटली 500 मिलीलीटर। मतलब एयर कितना होगा? एयर में तो 21% ऑक्सीजन है और बर्निंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो जो भी होगा उसका 21% ऑक्सीजन ही काम आएगा ना। हाँ, तो मैंने हिंट दे दिया। अब देखिए, बर्निंग कंप्लीटली 500 मिलीलीटर ऑफ एसिटाइलिन। एसिटिलीन जो होता है ना, ये C2H2 होता है। जब आप जेई का एग्जाम दोगे तो जरूरी नहीं है कि ये C2H2 आपको लिखा रहे। अभी आप चूंकि शुरुआत में हैं तो आप ये नहीं जानते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इतना बार ये रिपीट होगा कि आपको पता चल जाएगा। जैसे ही ये वर्ड आएगा एसिटिलीन, एसिटाइलिन कुछ लोग बोलते हैं गैस, तो इसका मतलब C2H2 होता है। ठीक है, अब ये बर्न हो रहा है, तो बर्निंग का जो
ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखते हैं। C2H2 जो है बर्न तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अब ये जो है क्या बनेगा, CO2। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है ये, जब ये बर्न करेगा CO2 और H2O निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ही लल्लू लाल होता है कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जिससे आपको कोई भी रिएक्शन है ना, आयोनिक नहीं हो, कोई भी रिएक्शन हो, जिससे कि कोई भी रिएक्शन हो आप मतलब चुटकी में बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाता है और ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। देखो 4 कार्बन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर और उधर भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 10 है, ऑक्सीजन जो है 8 और तो 10 है। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जिससे कि आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आयोनिक नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग है। ठीक है, हाँ, तो ये जो हुआ आपका रिएक्शन हुआ। अब हमने तो पढ़ा है गेलुज़ाक लॉ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब उसमें क्या बोलता है कि अगर 2 यूनिट वॉल्यूम आप लेते हो C2H2 यानी कि एसिटिलीन का, तो साथ में साथ आपको लेना पड़ेगा 5 यूनिट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तब जाकर ये कंप्लीटली क्या होगा, ये बर्न करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बर्न कितना कराना है, 500 मिलीलीटर बर्न करना है। तो 500 मिलीलीटर बर्न किसका, एसिटिलीन गैस का। तो ये 500, अगर मैं बोलूँ कि 2 यूनिट, अगर मान लेते हैं 2 यूनिट इसका है तो 5 यूनिट ऑक्सीजन चाहिए, 1 यूनिट इसका है तो 5/2 यूनिट ऑक्सीजन चाहिए। अब ये कितना है, 500 मिलीलीटर है, इसका मतलब 500 इंटू 5/2 मतलब 250 इंटू 5 मतलब 0 0 25 25 2 15 12, मतलब टोटल ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट हुआ ना इसको बर्न कराने के लिए वो 1250 मिलीलीटर आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर कितना होगा भाई, अब देखिए भाई साहब, एयर जो है उसी का ना 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो उसी का ना 21% 1250 मिलीलीटर आएगा। ठीक है, तो एयर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 1250/21। अब ये जितना आएगा आप उतना आंसर लिख दो, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। तो देखिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, आप उसको रिवाइज कीजिए, लिखिए, उस पर क्वेश्चन बनाइए और समझिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।